दरवर्षीप्रमाणे स्वर्गीय मनोहरभाई पटेल यांची 118वी जयंती या कार्यक्रमाला उपस्थित भाग्यवती सुदेश जगदीप धनखडजी, महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल रमेश बैसजी, या कार्यक्रमाचे आयोजक खासदार प्रफुल्लभाई पटेल, वर्षाताई पटेल, पालकमंत्री धर्माराव बाबा अतराम, खासदार सुनील मेंढे, खासदार CM रमेश, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, खासदार राहुल कासवान, आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे, आमदार विनोद अग्रवाल, इकडेही अनेक मान्यवर आहेत आणि मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व गोंदियावासी बांधव भगिनी आणि जैन पण आहेत आणि या संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, अधिकारी, विद्यार्थी मित्रांनो, आज मी आपल्या सगळ्यांनाच या कार्यक्रमानिमित्ताने खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपलं सगळ्यांचं अभिनंदन करतो. प्रफुल्लभाई दरवर्षी हा कार्यक्रम आयोजित करतात आणि या कार्यक्रमाला हजारो लोक या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होतात. मगाशी त्यांनी मनोहरभाईंच्या बद्दल त्यांच्या जेव्हा अंत्यविधीचा त्यांनी मगाशी आणि त्यावेळेस जो लोक महत्त्वाचा आहे, आपण समाजाला काहीतरी देणं लागतो या भावनेने मनोहरभाईंनी काम केलं आणि अशा मोठ्या संस्था म्हणजे शून्यातून विश्व निर्माण करण्याचं काम मनोहरभाईंनी केलं. तर बऱ्याचशा सोप्या गोष्टी झाल्यात, परंतु त्या अतिशय कठीण परिस्थितीमध्ये, प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये अशा संस्था उभं करणं म्हणजे आपल्या संस्थेमध्ये या भागातल्या मुलांना चांगलं शिक्षण मिळालं पाहिजे, त्यांचं आयुष्य बदललं पाहिजे या भावनेने या संस्था उभ्या झाल्या आणि म्हणून शिक्षा, दृढसंकल्प, समर्पण, त्याग करना सिखाती है. जीवन में क्या गलत क्या सही का पाठ पढ़ाती है. बढ़ेगा भारत, भी बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा भारत. इसी सोच के साथ महाराष्ट्र में विभिन्न संस्था के माध्यम से शिक्षा का यज्ञ शुरू हुआ है. इसी का एक बहुत बड़ा एक परिचय आज हम यहाँ देख रहे हैं. गोंदिया शिक्षा संस्था भी 50 वर्षों से एक तपस्वी के रूप में शिक्षा का कार्य कर रही है. इसका मुझे भी गर्व है, अभिमान है. महाराष्ट्र का एक खुशहाल और प्राकृतिक संपदा से संपन्न जिला गोंदिया में हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ. महाराष्ट्र की जनता की ओर से एक भी विशेषज्ञ है, एक
कुशलता और सभी लोगों को साथ में लेने का जो उनका व्यवहार है वो दिखाई पड़ता है। जब वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे उस समय हम सभी ने, अभी तो बहुत ही एकदम मृदु स्वभाव के दिखते हैं, लेकिन जब राज्यपाल का दर्शन भी किया है, जब कानून, जब जैसा माहौल होता है वैसा उसका अनुकरण भी होना चाहिए। एक किसान का बेटा होने के नाते वे आम आदमी की पीड़ा जानते और समझते भी है। छोटे से गांव में जन्म लेने वाले उपराष्ट्रपति पद तक का सफर हम सभी के लिए आदर्श और प्रेरणादायी है। उनकी मौजूदगी मात्र से हम सभी का उत्साह और आशा बढ़ाने वाला है, प्रेरणा देने वाला है। और इसलिए मैं फिर एक बार आप सभी की तरफ से हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्व विदर्भ में कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में भाग्य विधाता स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल इनके स्मृति को भी विनम्र आदरांजलि अर्पण करता हूं। मनोहर भाई पटेल यांच्या 118व्या जयंतीनिमित्त आयोजित सर्व कार्यक्रमाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो। मैं विदर्भ की भूमि से कई सालों से जुड़ा हूं। गढ़चिरौली जिले का मैं पालक मंत्री था और इसी नाते मेरा विदर्भ से गहरा नाता है। आज इस समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मुझे मिला है, ये मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं। इस कारण मनोहर भाई जी व्यक्तित्व की ऊंचाई
और उनके कार्य के प्रति आदर प्रकट करने का, उन्हें नमन करने का भी अवसर मिला है, ऐसा मैं मानता हूं। गोंदिया जिला एक ऐसा जिला है जब महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे पहले सूरज की किरणों का आगाज होता है। ये और सूरज की भूमि है, रोशनी देने वाली और अंधकार को मिटाने वाली भूमी है। अब या भूमीतूनच महाराष्ट्रात सूर्याची किरणे पहिले पाऊल टाकतात। या निमित्ताने गोंदियाच्या भूमीलाही मी वंदन करतो। महाराष्ट्र पर छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद की छत्र छाया है। उन्होंने महाराष्ट्र को स्वराज्य और स्वाभिमान की विरासत दी है आणि म्हणून आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतल्यानंतर अंगावर रोम रोम उभे राहतात। त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आपण आपल्या राज्याचा कारभार करतोय। आणि म्हणून ऐसे महाराष्ट्र में शिक्षा और कृषि एवं अन्य क्षेत्रों अनेक महानुभावों ने अपने कार्य का परिचय दिया है। मनोहर भाई जी ने अपनी मेहनत बड़ा योगदान दिया है और ये सब जानते हैं आप। आज आपण या शिक्षण संस्थेच्या प्रांगणामध्ये भंडारा गोंदिया जिल्ह्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा आपण सन्मान केला। त्यांनी जे काही कौशल्य दाखवले त्याचा सन्मान करणं ही समाजाची आणि काळाची गरज आहे। त्यामुळे आणखी प्रोत्साहन मिळते, इतर लोकांनाही प्रेरणा मिळते। आणि म्हणून या समाजसेवी संस्था आहेत, त्यामध्ये विद्यार्थी शेतकरी, ज्येष्ठ पत्रकार, उत्कृष्ट खेळाडू या सगळ्यांचा समावेश आहे। आणि म्हणून महाराष्ट्राला सकारात्मक ऊर्जेने कार्य करणाऱ्या शिक्षण संस्थांची मोठी परंपरा आहे। आणि म्हणून ती परंपरा जपण्याचा देखील मनोहर भाईंनी प्रयत्न केला। त्यांच्या पुढे आता प्रफुल्लभाई ते वारशामुळे आजही महाराष्ट्र शिक्षण क्षेत्रात अग्रेसर आहे। पिढ्या घडवण्याचा आणि देशाला गुणवान नागरिक, तज्ञ, संशोधक, अभ्यासक, वैज्ञानिक, शास्त्रज्ञ देण्याचं काम याच शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून घडत असतं। मनोहर भाईंनी शिक्षण आणि शेती या दोन मूलभूत क्षेत्र ते नगराध्यक्ष पदाच्या 23 वर्षाच्या काळात मनोहर भाईंनी गोंदिया शहर शून्यातून उभं केलं। शून्यातून विश्व निर्माण करणारा एक मोठा कारागीर म्हणून मनोहर भाईचं परिचय आपल्या सगळ्यांना। आणि त्यांच्या लोकप्रियतेमुळेच त्यांनी मध्य प्रदेश विधानसभेत निवडून येण्याचं चमत्कार करून अग्रस्थानी मानून त्यांनी हे काम केलं। सर्वसामान्यांच्या जीवनात क्रांती आणणारे अशा व्यक्तिमत्वाची म्हणूनच आज 118वी जयंती उत्साहात साजरी केली जाते। आणि म्हणून त्यांचं काम, त्यांचं प्रेम, त्यांच्या कामाची लाभून दाखवून दिलेली आहे। आणि म्हणून आज
त्यांच्या शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून आज जिल्ह्यातील गुणवंतांचा सत्कार होतोय। हे जसं आपलं भाग्य आहे तसा सन्मान होणाऱ्या पदक प्राप्त करणाऱ्यांचाही यथोचित गौरव आहे। त्यांना आणखी ऊर्जा आणि प्रेरणा मिळेल। महाराष्ट्रानं अशा व्यक्तिमत्वांचा सदैव गौरवच केला आहे। गुणीजनांचा आदर करणं ही आपली संस्कृती आहे, ही आपली परंपरा आहे आणि म्हणून मनोहर भाई देखील दान भी निश्चित रहा है। ऐसी संस्था के निर्माण में उनकी नींव रखने में अपना पूरा जीवन समर्पित करने वालों के प्रति भी हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। इस समारोह से यह भी प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं फिर एक बार आदरणीय मनोहर भाई जी को स्मृति को उनके मेरा हृदयपूर्वक नमन करता हूं और वंदन करता हूं। और आपने प्रफुल्ल भाई ने बोला था कुछ त्यांच्या उन्हीं के नाम का भवन नगरपालिका भवन बना रहे हैं, उसके लिए प्रफुल्ल भाई ने कहा है पैसे कैसे कम पड़े। अरे देने वाली सरकार है, ये विकास वाली सरकार है और ये लेने वाली सरकार नहीं, ये देने वाली सरकार है। इसलिए 25 करोड़ रुपया उसको लगने वाले हैं। तो 25 नहीं 30 करोड़ चाहिए। अब मुख्यमंत्री के सामने बात रखने के बाद मुख्यमंत्री तो ना बोलने वाला है ही नहीं, तो इस काम के लिए 30 करोड़ रुपया का प्रावधान निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद जाएगा। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय। रोज हम आपको टीवी के माध्यम से देखते हैं राज्यसभा में। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ जी का इतनी जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। आइए आप हमें इस कार्यक्रम में संबोधित करें, यही आपसे हम अनुरोध करते हैं। कि कर्म भूमि को मैं नमन करता हूं। उनका कार्य बड़े बदलाव का केंद्र रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी अनुभवी नेता हैं, कई बार सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं। जनजातीय क्षेत्र के विकास से भली भांति परिचित हैं और नक्सलवाद को कई साल का लाभ उनको मिल रहा है। श्री एकनाथ शिंदे जी, मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे 7 बार अपने प्रांत में आने का मौका दिया। मैं अभिभूत हूं।
ऐसे प्रांत में आने का मौका दिया जिसका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हाथ है। मुख्यमंत्री जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इनकी नजर जमीन पर है, जमीनी हकीकत को समझते हैं। लंबे समय से जानता हूं, लोकसभा में रहे, राज्यसभा में हैं, पर यहां आकर पता लगा कि इन्होंने अपने पिता का अनुसरण करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मनोहर भाई पटेल जी 25 वर्ष तक गोंडिया म्युनिसिपैलिटी काउंसिल के अध्यक्ष रहे। प्रफुल्ल पटेल जी ने भी राजनीति की ट्रेनिंग यहाँ से ही ली और 7 बार रहे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। इतनी लंबी राजनीतिक पारी खेलने के बाद और अभी तो जारी है मामला। जब मुझे निमंत्रण मिला तो मैंने सोचा कि जाकर हालात का जायजा लिया जाए कि कागजी नेता है या जमीन पर भी कुछ बदलाव है। क्योंकि दिल्ली ऐसी जगह है जहां नेता 2 टाइप के होते हैं। एक जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन जमीनी हालात को बदलते हैं, जमीनी हालात पर नजर रखते हैं, जैसे आपके मुख्यमंत्री जी, और पता रहता है कि जनता की क्या भावना है। एक पल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ से 30 करोड़ कर दिए, क्योंकि इनकी पैनी नजर जमीन पर थी कि मेरे सामने कुछ कह दिया तो मेरा सम्मान किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कहते हैं ना कि भारत के प्रधान और करने का भी मौका मिल रहा है। मंच पर विराजमान महानुभाव, राज्यसभा का सभापति होने के नाते खास तौर से सांसदगण का तो मुझे अभिवादन करना ही पड़ेगा। डॉक्टर CM रमेश राज्यसभा के सांसद हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं, हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी के चेयरमैन भी हैं। आपके यहाँ से सांसद हैं डॉक्टर श्री मिशन एंड पैशन। मुझे बहुत अच्छा लगा जब ऐसी टैलेंट भारत की संसद में है और देश को ऐसा नेतृत्व प्रधानमंत्री जैसे ऐसा मिला हुआ है और भारत का बदलाव दुनिया मान रही है। हमारी चमक दमक सब पहचानने लगे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था में आज भारत 5वें स्थान पर है। हमने कनाडा को पीछे छोड़ दिया, फ्रांस को पीछे छोड़ दिया, इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 1 शतक से ज्यादा समय तक हम पर राज किया।
आने वाले 2-3 साल में जर्मनी और जापान, उनसे भी हम आगे निकल जाएंगे। ऐसे अमृत काल में जब भारत 2047 का हम निर्माण करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी मैराथन की शुरुआत कर रहे हैं, श्रीकांत शिंदे जैसे फुट सोल्जर मिल जाते हैं तो गति और भी तेज हो जाती है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान से सांसद राहुल कसवा भी जमीन से जुड़े हुए हैं। विरासत में इनको बहुत बड़ी चुनौती मिली है। इनके दादा विधायक रहे, इनकी माताजी विधायक रही, इनके पिताजी विधायक रहे और 4 बार सांसद रहे, और फिलहाल ये भी श्रीकांत शिंदे जी के साथ अपने सेकंड टर्म में हैं। जमीन से जुड़ा था 1989 में। देश के सामने भाइयों और बहनों बहुत बड़ी समस्या थी, समस्या जबरदस्त थी। सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड भेजा गया, गिरवी रख क्रेडिबिलिटी सस्टेन हो। वो चुनौतीपूर्ण समय था, मैं केंद्र में मंत्री था। इनका सौभाग्य है कि आज के दिन ये विकसित भारत और जो सर्वश्रेष्ठ देश बनने जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं। ये बदलाव के मुख्य केंद्र बन सकते हैं, तीव्र गति दे सकते हैं। मुझे कोई शंका नहीं है 2047 में जो भारत का रूप होगा, इन सब की उम्र को ध्यान में रखते हुए मैं कह सकता हूं दावे के साथ, इनका योगदान बहुत जबरदस्त रहेगा। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि मनोहर भाई के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बातें कह दी हैं, दिल को छूने वाली बात कह दी है। उनका इस क्षेत्र से लगाव के बारे में बता दिया है, कैसे शिक्षा को उन्होंने आगे बढ़ाया। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है, समाज को बदलने का सबसे सार्थक साधन यदि कोई है तो एजुकेशन है। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशनल मैकेनिज्म टू ब्रिंग अबाउट इक्वलिटी एंड कट डाउन इनिक्विटीज। इसमें लगे हुए हैं, मैंने देखा है, मैं देखकर तो अभिभूत हूं। संस्था का क्या रूप है अंदाजा लग जाता है। पर मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है, केंद्र से किसान को हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6,000 में 6,000 और जोड़ दिए और किसान को अब 12,000 मिलते हैं। कृषक पुत्र के नाते मेरा मन बहुत प्रसन्न है कि जमीन से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री जब किसान पर यह मलहम लगाता है तो उसका नतीजा दूरगामी होता है। कृषि का जो इंश्योरेंस होता है, जिसके मात्र 1 रुपये का प्रीमियम लिया जाता है, डॉक्टर सीएम रमेश, किसान को सिर्फ 1 रुपया देना पड़ता है प्रीमियम का।
ये बहुत बड़ा कदम है किसान के पक्ष में। मुख्यमंत्री जी साधुवाद के पात्र हैं और 1 रुपया जरूरी है, क्योंकि जो लाभार्थी होगा उसका आइडेंटिफिकेशन होना बहुत आवश्यक है। ये इलाका है जिसको चावल की पहचान का केंद्र माना जा सकता है। मैंने देखा है जब किसान इसके व्यापार में अपने आप को जोड़ लेगा, जो देश का सबसे बड़ा व्यापार है आज के दिन, तो किसान की हालत में गुणात्मक बदलाव निश्चित रूप से आएगा। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। एक समय था ये इलाका और पास वाला इलाका नक्सलवाद की चपेट में थे, नक्सलवाद से आहत थे। अब उसमें काफी गिरावट आई है, करीब करीब खत्म हो गया है। ये लोगों को सुख चैन देने वाली बात है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री और सरकार को बधाई देता हूं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि देश में बदलाव कहां आ रहा है। स्वच्छता अभियान, हर घर में शौचालय होना साधारण बात नहीं है और आज के दिन ये जमीनी हकीकत है। हर घर को गैस कनेक्शन मिलना आसान बात नहीं है, जमीनी हकीकत है। और साधन कितने उपलब्ध हैं। आज के दिन किसी में कोई प्रतिभा है, कोई कुछ करना चाहता है, फाइनेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम दीज डेज। मुद्रा लोन कोई ले लीजिए, आप अचंभित रह जाएंगे कि हर घर में नल भी हो, नल में जल भी हो। 140 करोड़ के देश में इस प्रकार की व्यवस्था का सोचना ही बहुत मुश्किल है। यहां तो जमीनी हकीकत हो रही है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप महान शिवाजी महाराज की भूमि से हैं। भारत के संविधान में उसके भाग 15 में जब संविधान निर्माताओं ने चित्र रखे, उसमें महान शिवाजी महाराज का चित्र है। और महान शिवाजी महाराज का चित्र संविधान के उस भाग में है जिसका संबंध चुनाव से है, और चुनाव का सीधा संबंध प्रजातंत्र से है। हमारा प्रजातंत्र जीवंत है। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट। कितने मदर ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट, तो कितने गौरव की बात है कि हमारे देश के इतने बड़े आइकॉन शिवाजी महाराज, उनको संविधान निर्माताओं ने विवेकपूर्ण तरीके से उनका चित्र भारत के संविधान में रखा है। मैं इस भूमि को नमन करता हूं। इस भूमि ने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत जबरदस्त रूप से प्रेरित किया है। मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि जब नेतृत्व जमीनी हालात की परख रखता है तब बदलाव आता है। और आज के दिन केंद्र में और राज्य में नेतृत्व है, जमीनी हालात पर नजर रखता है, जमीनी हालात को बदलने की ताकत रखता है, जमीनी हालात को बदल रहा है। और यह बदलाव इतना जबरदस्त है कि दुनिया की नजर में भारत आज उस ऊंचाई पर आगे जा रहा है
जिसकी जब मैं लोकसभा का सदस्य बना 34 साल पहले, न तो मैंने कल्पना की थी, न मैंने ऐसा सपना देखा था। सपना देखते हुए भी डर लगता था, और आज हम सपना देख रहे हैं कि 2047 में हमारा भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में एक होगा, विकसित भारत होगा। मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि मनोहर भाई पटेल जी ने जो आदर्श स्थापित किए हैं, जो प्रेरणा दी है, जो पौधा लगाया है, जो काफी बड़ा हो चुका है, उनके कृत्य से, उनके काम से जो बड़ा बदलाव आया है, वो निरंतरता से जारी रहेगा, मुझे कोई शक नहीं है। उनके पुत्र और पुत्र वधू दोनों एक संकल्प के साथ मेहनत लगाकर इसमें लगे हुए हैं। यहां आने के बाद जो मैंने देखा है, मैं आपको कह सकता हूं, मैंने नहीं सोचा था कि इतना प्रभावी कार्य हो रहा है, इतना ईमानदारी से कार्य हो रहा है, इतनी निष्ठा से हो रहा है। ये होना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत देता है कि इस इलाके में और भी बदलाव निश्चित रूप से आता रहेगा। अंत में इस इलाके के लोगों को ये कहूंगा, भारतीयता हमारी पहचान है। हम महान भारत के नागरिक हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि आज के दिन देश में जो प्रगति हो रही है, उसकी दुनिया सराहना कर रही है। चाहे चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद पर जाए, चाहे देश में कानून बदलकर 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में किया जाए, और चूंकि ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र भी है, ये रिजर्वेशन जो है उस पर जनजाति महिलाओं को भी बहुत बड़ा हक है। जो रिजर्वेशन जनजाति और शेड्यूल कास्ट के लिए है, उसमें भी 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होगा। आप थोड़ा अंदाजा लगाइए कि जो दृश्य आपने पहली बार अचंभित होकर एक कल्पनित तरीके से कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को देखा, जहां हमारी नारी शक्ति का संपूर्ण रूप हमें दिखने को मिला। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जबरदस्त प्रदर्शन था। वही प्रदर्शन, उतनी ताकत, उतनी योग्यता आने वाले कुछ वर्षों में लोकसभा और विधानसभाओं में भी दिखेगी। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां पर आया, ये मेरी अंतिम यात्रा नहीं है। वर्षा जी, आप ध्यान रखिए, सांसद महोदय कई बार पलटी मार देते हैं, पर मैं मानकर चलता हूं कि आप पलटी बिल्कुल नहीं मारेंगी। आप लगी रहिए। आप यहां की अध्यक्षा हैं, सब कुछ आपके कंधों पर है, और नारी शक्ति को जितनी ताकत वर्तमान संसद ने दी है, 30 साल के इंतजार के बाद, कठिन परिश्रम के बाद ये फलीभूत हुआ है। और नारी शक्ति की बात ये कहते हुए समाप्त करूंगा, राष्ट्रपति भवन में कौन बैठता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन है? जनजाति की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है। और नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए संसद में पारित बिल को अपने दस्तखत से उन्होंने संविधान का हिस्सा बनाया है। यहां आकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और प्रफुल्ल पटेल जी और उनकी धर्मपत्नी और समिति से जुड़े हुए सभी सदस्यगण जिस कार्य में लगे हुए हैं, उसमें निरंतर बढ़ोतरी रहे, ये मेरी कामना है, मेरी आशा है, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ऐसा होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत जोरदार तालियों से हम स्वागत करें शांति